गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। महर्षि गौतम सीनियर सेकेंडरी स्कूल की ऑनलाइन क्लासेस में आप लोगों का स्वागत है। हम लोग कक्षा 11 भूगोल विषय पे विभिन्न बिंदुओं पे हम लोग डिस्कशन कर चुके हैं। आज हम लोग जिस प्रकरण के बारे में बात करेंगे वो है पृथ्वी की संरचना। हम लोगों ने अभी तक ये पढ़ा कि ब्रह्मांड का जो उत्पत्ति होती है उसमें मुख्य भूमिका किसकी है? निहारिकाओं की है, यानी निहारिका के माध्यम से ब्रह्मांड की उत्पत्ति होती है। फिर हमने ये पढ़ा निहारिका जो है एक गैसीय धूल के रूप में घूम रही थी, धीरे धीरे उनमें घनीभूत हुआ, पदार्थ आपस में जुड़ने लगे, पदार्थों के जुड़ने से धीरे धीरे ग्रह का निर्माण हुआ, ग्रहों के पास में फिर पदार्थ जुड़ने लगे और ग्रहों के चक्कर लगाने लगे, इससे उपग्रहों का निर्माण हुआ। इस प्रकार हमने ये अभी तक पढ़ा कि सौर परिवार की जो उत्पत्ति, सूर्य तथा उसके परिवार की उत्पत्ति एक निहारिका से हुई है। इस प्रकार की उत्पत्ति को एकल तारक परिकल्पना कहते हैं। और कुछ विद्वानों ने कहा एक तारे से नहीं हुई, क्योंकि सूर्य का अलग प्रकृति है और ग्रहों की अलग प्रकृति है, तो वो ये कहते हैं कि दो तारों के इससे उत्पत्ति हुई, यानी एक तारे से इसकी उत्पत्ति नहीं हुई। द्वितारक परिकल्पना के अंतर्गत हमने पढ़ा कि ज्वारीय परिकल्पना, जिसके माध्यम से हमने ये पढ़ा कि सूर्य अपने ही स्थल पर घूम रहा था और एक अन्य तारा घूमता हुआ आया, सूर्य के पास आया तो सूर्य से उसका ज्वार उठा और उस ज्वारीय फिलामेंट से विभिन्न ग्रहों की उत्पत्ति हुई। उसी प्रकार हमने ये पढ़ा कि पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित हमने ये चीज़ पढ़ी कि पृथ्वी पहले गर्म आग का गैस का गोला थी। अब गैस का गोला थी धीरे धीरे ठंडी होने लगी तो फिर यहाँ हीलियम और हाइड्रोजन गैस की प्रधानता थी। फिर हीलियम और हाइड्रोजन के साथ साथ धीरे धीरे यहाँ पे ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ी और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के संयोग से पानी यानी वर्षा होना शुरू हुई। वर्षा के बाद जो खड्डे थे वो भर के महासागरों के रूप में हो गए और स्थल भाग पे जैसे ही पानी की उत्पत्ति हुई, पानी के साथ जलीय जीवों और स्थल के अंदर पेड़ों की वगैरह की इनकी वृद्धि हुई और जैसे जैसे जंगल बढ़ने लगा, इसी के साथ ही जीवन शुरू हुआ। इस प्रकार हमने ये देखा कि पृथ्वी का जो उद्भव हुआ है, किस प्रकार हम लोग पृथ्वी की वर्तमान स्थिति तक पहुँचे। अब बात आती है कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना, उसका भूगर्भ कैसा है। अब हमने स्टार्टिंग में ये पढ़ा था कि पृथ्वी के भूगर्भ में अभी तक कोई भी अंतरतम तक नहीं कोई जा पाया है, नहीं कोई जा सकेगा। क्यों? क्योंकि हम लोगों ने ये पढ़ा है, हम लोग ये जानते हैं कि जैसे जैसे हम पृथ्वी में गहराई की तरफ जाते हैं तो क्या स्थितियाँ होती है कि टेम्परेचर बढ़ता है, दबाव बढ़ता है, यानी तापमान और दाब दोनों में वृद्धि होती है। हम 32 मीटर की गहराई पे जाते ही 1 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान बढ़ जाता है। जैसे ही हम लोग 320 मीटर की गहराई पे जाएंगे तो स्थितियाँ क्या होगी, और टेम्परेचर बढ़ेगा। और जैसे ही हम लोग 3200 मीटर की गहराई पे जाते हैं 100 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान बढ़ जाता है और 100 डिग्री सेंटीग्रेड के तापमान में कोई भी पदार्थ हो गर्म पिघल के लिक्विड में रूप में कन्वर्ट हो जाएगा। इसलिए ऐसी स्थितियों में मानव वहाँ नहीं पहुँच पाता। अब बात आती है कि हम पृथ्वी के भूगर्भ की आंतरिक स्थितियों को कैसे जानते हैं। आंतरिक स्थितियों के जानने के 2 स्रोत मुख्य हैं। जैसा कि हमने पिछली क्लास में पढ़ा, भूकंप के माध्यम से हमें पृथ्वी की आंतरिक स्थितियों की पता चलती है, और दूसरा है ज्वालामुखी। भूकंप और ज्वालामुखी प्रत्यक्ष स्रोत हैं जिनके माध्यम से हमें ये पता चलता है कि पृथ्वी का भूगर्भ कैसा है। इसके हम प्रत्यक्ष जो प्रमाण है उसके आधार पर महसूस करते हैं, और अप्रत्यक्ष में हमने पढ़ा दाब, ताप और इसके अंदर पदार्थों का विभिन्न स्वरूप। अब हम आज बात करेंगे कि पृथ्वी की जो आंतरिक संरचना है उसको मुख्य रूप से 3 भागों में बांटा गया है, भूपपड़ी, मेंटल और कोड। भूपपड़ी यानी क्रस्ट, दूसरा है मेंटल और तीसरा है कोड। सबसे पहले हम बात करें भूपपड़ी की। भूपपड़ी क्या कंडीशंस है, जैसे अगर हम इसको इस तरह से समझें, ये हमारी पृथ्वी है तो पृथ्वी का 3 पार्ट है। सबसे ऊपरी परत भूपपड़ी आ जाएगी, भूपपड़ी के बाद में दूसरा ये मेंटल और तीसरा जो आएगा कोड। यानी इसको हम इस तरीके से देखें तो ये पृथ्वी का ऊपरी भाग है, ये स्टार्टिंग भाग, ये वाला मेंटल कहलाएगा, फिर ये कोड कहलाएगा, ये भूपपड़ी कहलाएगा। भूपपड़ी यानी ऊपर की तरफ जो सबसे ऊपरी भाग पे है वो भूपपड़ी, फिर उसके बाद में सेकंड वाला जो पार्ट है वो मेंटल पार्ट कहलाता है, और तीसरा जो भीतरी भाग है वो कोड कहलाता है। यानी पृथ्वी का भूगर्भ का भाग कोड कहलाता है। ये इस तरीके से अगर हम देखें तो ये भूपपड़ी या जो क्रस्ट है इसकी मोटाई अलग अलग जगह पे अलग अलग बताई गई है। यानी अलग अलग कैसे, महाद्वीप और महासागरों में जो इसकी मोटाई बताई गई है वो डिफरेंट बताई गई है। साथ ही ये जो भूपपड़ी होती है क्या कमजोर परत से बनी हुई रहती है। इस कमजोर परत ये बहुत जल्दी टूट जाती है, भ्रगुर होती है, जल्दी टूट जाने की इसकी प्रवृत्ति होती है। भूपपड़ी की मोटाई महाद्वीप और महासागरों के नीचे अलग अलग है।
महासागरों के नीचे इसकी 5 किलोमीटर बताई गई है, जबकि महाद्वीप के नीचे 3 किलोमीटर। यानी अगर हम यहाँ देखें भूपपड़ी की जो मोटाई है महासागरों के नीचे 3 किलोमीटर है। यानी भूपपड़ी की जो गहराई है महासागरों के यहाँ 3 किलोमीटर है, और महाद्वीपों की अगर हम बात करें तो महाद्वीपों पर ये 30 किलोमीटर तक बताई गई है, 30 किलोमीटर। यानी यहाँ अगर हम देखें, जैसे ये हमारा पृथ्वी का स्वरूप है, ये स्थलीय भाग है और ये जलीय भाग है। तो यहाँ इस प्रकार अगर हम देखें तो ये जो स्थल भाग है और यहाँ ये समुद्र के नीचे भी जो जलीय, क्योंकि यहाँ पर भी पैंदा है, पैंदे के नीचे भाग तो स्थल भाग आएगा ही। तो यहाँ महासागरों के अंदर जो ये बताई गई है वो सिर्फ 3 किलोमीटर की बताई गई है, जबकि महाद्वीपों के नीचे 30 किलोमीटर तक बताई गई है। और यहीं अगर हम देखें पर्वतीय जो बड़े पर्वत हैं, यहाँ अगर हम कहें तो पर्वतीय प्रदेशों के यहाँ महाद्वीपों की जो लंबाई बताई गई है पर्वतीय क्षेत्रों में अगर कहें तो ये 70 किलोमीटर तक बताई जाती है कि 70 किलोमीटर की गहराई तक क्या है, भूपपड़ी वाला क्षेत्र है। इस प्रकार हम कहें जैसे हिमालय पर्वत है, रॉकीज पर्वतमाला है, एंडीज पर्वतमाला है, इन पर्वतों के नीचे इसकी गहराई भूपपड़ी की सबसे अधिक देखने को मिलती है। महासागरों में सिर्फ 3 किलोमीटर और महाद्वीपों में 30 किलोमीटर तक इसकी गहराई देखने को मिलती है। इसके बाद अगर हम बात करें तो दूसरा मुख्य प्रकार का जो है मेंटल को अगर हम कहें तो भूपपड़ी, भूगर्भ और भूपपड़ी के नीचे का भाग मेंटल कहलाता है। यह मोह आसात्य से प्रारंभ होकर 2900 किलोमीटर की गहराई तक पाया जाता है। यानी अगर हम इसे कहें तो ये मेंटल कहाँ पे है, भूगर्भ व भूपपड़ी के मध्य, भूगर्भ व भूपपड़ी के मध्य पाया जाता है। इसकी अगर हम गहराई की बात करें तो ये कितने तक है, 2900 किलोमीटर तक की गहराई इसकी बताई गई है। यानी अगर हम यहाँ ये देखें तो ये जो ऊपर वाला भाग है यहाँ से यहाँ तक, ये बीच वाला भाग ये मेंटल एरिया कहलाता है। मेंटल एरिया को और भी अन्य नामों से जाना जाता है, जिसको हम दुर्बलता मंडल भी कहते हैं। दुर्बलता मंडल क्यों कहते हैं, अगर हम कहें मेंटल वाले एरिया को का ऊपरी भाग दुर्बलता मंडल कहलाता है। यह एथिनो शब्द से बना है जिसका अर्थ है दुर्बलता। इसका विस्तार 400 किलोमीटर तक आंका गया है, और साथ ही अगर हम कहें तो इसकी मोटाई जो है 10 से लेकर 20 किलोमीटर तक पाई जाती है। यानी इसको हम कहें तो ये जो एस्थेनो शब्द से बना है, एस्थेनो, जिसका अर्थ क्या है, दुर्बलता। ये दुर्बलता मंडल है। यहाँ अगर हम कहें तो भूपपड़ी की जो अंतिम गहराई वो 2900 किलोमीटर तक है। यहाँ ये लगभग 10 किलोमीटर से 200 किलोमीटर तक इस तरह की ये स्थितियाँ देखने को मिलती है। यानी अगर हम कहें तो दुर्बलता जो मंडल है एस्थेनो मंडल, जिससे का अर्थ है दुर्बलता मंडल, ये मेंटल के निचले भागों में पाया जाता है। और अगर हम कहें तो इसमें ठोस और द्रव दोनों प्रकार के स्वरूप देखने को मिलते हैं। यहाँ अगर हम कहें कि ये ठोस और द्रव किस प्रकार देखने को मिलते हैं, यानी यहाँ ये जो ऊपरी भाग है भूपपड़ी, जहाँ पे हमारी पृथ्वी में जैसे पर्वत बने हुए हैं, पठारी भाग है, मैदानी भाग है, ये सारे बने हुए। इसके नीचे अगर हम देखते हैं तो यहाँ तक ये क्या है, पहले ठोस भाग में देखने को मिलेगा, लेकिन जैसे जैसे हम गहराई पे जाते हैं यहाँ पे हमें लिक्विड स्वरूप देखने को मिलता है। इसीलिए कहते हैं एस्थेनो यानी दुर्बलता। दुर्बलता यानी कमजोर। कमजोर क्यों कहा गया, कमजोर इन सेंस ऐसे है कि यहाँ जैसे जैसे हम नीचे गहराई पे जाएंगे तापमान बढ़ता है। तापमान बढ़ने के कारण यहाँ क्या होगा, ये पिघली हुई अवस्था में देखने को मिलता है। तो इस प्रकार हमने दो पृथ्वी की आंतरिक संरचना में पढ़ा, सबसे पहला भूपपड़ी, दूसरा हमने पढ़ा मेंटल। मेंटल के बाद जो तीसरी स्थिति आती है कोड। कोड को अगर हम कहें, जैसा कि भूकंपीय तरंगों से पता चला है कि ये जो कोड व मेंटल सीमा के बीच की जो स्थिति है उसको अगर हम कहें तो ये 2900 किलोमीटर तक है। इसकी मैक्सिमम गहराई कितनी है, 2900 किलोमीटर तक विस्तृत है। अब हमने जो तीनों जो परतें पढ़ी है, इन परतों को हमने भूकंपीय तरंगों के माध्यम से समझा। यानी जब हम भूकंपीय तरंगों की बात करते हैं, इन तरंगों से हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सी परत में किस प्रकार का स्वरूप देखने को मिलता है। हमने सबसे पहले ये चीज पढ़ी, जो भूकंपीय तरंगें हैं, भूकंपीय तरंगों से किस प्रकार, भूकंपीय तरंगों से हमें कैसे पता चलता है कि पृथ्वी का आंतरिक मंडल कैसा है।
इसमें हमने ये देखा कि भूकंप, सबसे पहला भूकंपीय विज्ञान क्या है? भूकंप के बारे में अध्ययन कराने वाला विषय भूकंपीय विज्ञान कहलाता है। फिर उसके बाद में हमने ये पढ़ा कि भूकंपीय तरंगे 3 प्रकार की, P, S और L। भूकंपीय तरंगों की अगर हम बात करें तो P वेव्स, S वेव्स और फिर L वेव्स। यहाँ अगर हम ये कहें कि प्राथमिक तरंगों की अगर हम स्थितियों को देखें तो प्राथमिक तरंगे ये, जैसे ये हमारी पृथ्वी है, पृथ्वी पे जिस भाग पे सबसे पहले भूकंप आता है या जहाँ से भूकंप की उत्पत्ति होती है उसे हम भूकंप उद्गम क्षेत्र कहते हैं। यानी जैसे मान लिया अगर हम कहें कि यहाँ से, जैसे ये पृथ्वी का कोई भूभाग है, इस भूभाग में यहाँ से भूकंप का केंद्र है, जहाँ से भूकंप शुरू हुआ तो प्रारंभ हुआ, तो इसे हम क्या कहेंगे? उद्भव केंद्र। उद्भव केंद्र के जस्ट ऊपर 90 डिग्री एंगल पे जहां सबसे पहले भूकंप के झटके महसूस किए जाते हैं वो कहलाता है अधिकेंद्र। अब बात आती है जो भूकंप की तरंगे चलती है, ये जो तरंगे चलती है इसमें जैसे मान लिया यहां से अगर ये हम कहें कि पृथ्वी के भीतरी भाग से शुरू हुई है, या हम इसको यहां से ले लें नीचे, यहां से ये भूकंपीय तरंगे शुरू हुई है, तो भूकंपीय तरंगे जब शुरू होती है तो इस तरीके से ये वेव्स चलती है। ये वेव्स इस तरीके से जब आगे बढ़ती जाती है तो ये वेव्स कंटिन्यू चलती है। और यहाँ अगर हम बात करें, ये पृथ्वी का भीतरी भाग जिसे हमने क्या कहा है? कोड कहा है। कोड जो भीतरी भाग है, यहाँ से ये पी वेव्स इस तरह से चलती है और फिर इसके अलावा ये जब जाती है तो ये क्या करती है? इधर से इधर विचलित होके इस तरीके से अंदर चलती रहती है। तो ये तो हुआ प्राथमिक तरंगे। प्राथमिक तरंगों के बाद में जो दूसरे प्रकार की हमने तरंगे पड़ी थी वो हमने ये कहा कि ये जब पी तरंगे पहुंच जाती है उसके थोड़ी देर बाद आती है, जिसको एस तरंगों के नाम से कहा है सेकेंडरी वेव्स, द्वितीयक तरंगे। अब अगर बात करें ये द्वितीयक तरंगे यहाँ से आगे इस तरफ जाती है? नहीं जाती है। तो यहाँ अगर हम कहें ये एस वेव्स हैं और यहाँ ये स्टार्टिंग वाली ये पी वेव्स है, ये प्राथमिक तरंगे। यानी प्राथमिक तरंगे क्या हो रही है कि स्थलीय भाग को पार करके निकल रही है, द्वितीयक तरंगे कुछ एरिया में जाके फिर अटक रही है। अब यहाँ ये कंडीशंस क्या है इस चीज को जानने के लिए अगर हम कहें तो ये एल तरंगे वो क्या होती है? सिर्फ धरातलीय भाग पे आती है। ये प्राथमिक तरंगे जैसा कि हमने पढ़ा ध्वनि तरंगों के समान होती है, जो कि ठोस, द्रव और गैस तीनों में से निकल जाती है। यानी पी वेव्स को अगर हम कहें तो ये ठोस यानी कठोर भूभाग से भी निकलेगी, द्रव से भी निकलेगी और गैसीय भाग से भी निकल जाएगी। और पी तरंगे क्या होती है? केवल ठोस से निकलती है, द्रव से नहीं निकल पाती। द्रव भाग जो होता है वहां पे ये नहीं निकल पाती। तो इससे प्रमाणित ये होता है कि पृथ्वी का भीतरी भाग कैसा है? जो कुछ ना कुछ कठोर भाग नहीं होके द्रवीय अवस्था में है, इसी कारण एस तरंगे निकल नहीं पाई। तो हम जो पृथ्वी की आंतरिक संरचना की जो बात करते हैं, आंतरिक संरचनाओं में हमें भूकंपीय तरंगों से पता चलता है कि पृथ्वी की जो 3 परतें हैं, जिसको स्वेस महोदय ने 3 भागों में बांटा है, जिसको हमने अभी पढ़ा भूपपड़ी, मेंटल और कोड, इसको इन्होंने नाम दिया है वो है सियाल, पहली परत सियाल, दूसरी परत इन्होंने कहा सीमा और तीसरी परत को इन्होंने कहा निफे। सियाल यानी जो सियाल बनी है वो किससे बनी है? सिलिका प्लस एल्यूमिनियम, और सीमा सिलिका प्लस मैग्नीशियम, और निफे निकिल प्लस फेरियम। यानी जो ये भीतरी भाग है जो निकिल और फेरियम से बनी हुई है, कोड वाला भाग, मेंटल भाग सिलिका प्लस मैग्नीशियम से बना हुआ है, और भूपपड़ी वाला भाग सिलिका प्लस एल्यूमिनियम से बना है। इस प्रकार हमने पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में देखा कि किस प्रकार पृथ्वी की जो भीतरी भूगर्भ है वो कैसे बना हुआ है। तो पृथ्वी की संरचना को जानने के लिए पहला प्रत्यक्ष स्रोत भूकंपीय तरंगे हैं और दूसरा है ज्वालामुखी। ज्वालामुखी और इससे निर्मित स्थलाकृतियों को की अगर हम बात करें तो ज्वालामुखी क्या है? ज्वालामुखी वह दरार या छिद्र है जिससे लावा निकलता है। यानी वह दरार या छिद्र जिससे गर्म लावा बाहर निकलता है। जब ये
ज्वालामुखी के माध्यम से पृथ्वी के भूगर्भ के अंदर जो विद्यमान तत्व वो बाहर निकलता है, तो बाहर निकलता तो क्या होगा कि अंदरूनी भाग कैसा है उसकी हमें जानकारी मिलती है। हमने कहा कि गर्म लावा बाहर निकलता है, ये जो लावा अंदर रहता है तब तक इसे मैग्मा कहते हैं, पिघली हुई अवस्था में रहता है। बाहर जब निकलता है तो गर्म पानी, गैस, धूल के कण, धुआं और ये जो चट्टानी अवस्था वो भी निकल रही है, वो लिक्विड के रूप में निकल रही है। इससे ये प्रमाणित होता है कि पृथ्वी का भूगर्भ बहुत तेज गर्म है। साथ ही यह जब बाहर निकलता है तो बाहर निकलने के बाद भी क्या करता है, स्थलाकृतियां बनाता है और भीतर भी इसकी स्थलाकृतियां बनती है। तो ज्वालामुखी से निर्मित स्थलाकृतियों से भी हमें पृथ्वी के भूगर्भ की जानकारी मिलती है। तो ज्वालामुखी से मुख्य रूप से दो तरह की स्थलाकृतियां बनती है। एक तो बाहरी स्थलाकृतियां पृथ्वी के भूगर्भ के बाहर की तरफ देखने को मिलती है, और दूसरे प्रकार की जो है आंतरिक स्थलाकृतियां, ये पृथ्वी के भीतर की तरफ देखने को मिलती है। यानी ज्वालामुखी की अगर हम स्थलाकृतियों की बात करें तो जो बाह्य स्थलाकृतियां कहाँ बनेगी, पृथ्वी के ऊपर, और आंतरिक स्थलाकृतियां कहाँ रहेगी, पृथ्वी के नीचे भूगर्भ में। इस प्रकार अभी तक हमने ये पढ़ा पृथ्वी की आंतरिक संरचना। पृथ्वी की आंतरिक संरचना को मुख्य रूप से 3 भागों में बांटा गया है, भूपपड़ी, मेंटल और कोड। इसी को अगर हम कहें तो भूगोलवेत्ता स्वेस ने 3 परतें बताई गई है, सियाल, सिमा, निफे। फिर अगर हम बात करें जो पृथ्वी की भूकंपीय तरंगों के माध्यम से हमें इसकी जानकारी मिलती है, 3 तरह की तरंगें हैं, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। प्राथमिक पी तरंगें, द्वितीयक एस तरंगें और तीसरी एल वेव्स। हमने जब भूकंपीय तरंगों की बात की तब हमने ये पढ़ा कि पी तरंगें सबसे तेज गति से चलती है। तेज गति से चलने के कारण ये दोनों स्वरूपों में निकल जाती है, ठोस और द्रव में से। द्वितीयक तरंगें, इसकी स्पीड थोड़ी स्लो होती है और ये केवल ठोस पदार्थ से निकलती है। फिर तीसरी तरंगें, धरातलीय तरंगें, इनकी स्पीड सबसे स्लो होती है, लेकिन सबसे विनाशकारी धरातलीय तरंगें होती है। धरातलीय तरंगों के माध्यम से बहुत काफ़ी नुकसान होता है। इन नुकसानों की अगर हम बात करें, भूकंप से होने वाले जो भी नुकसान है उसकी अगर हम बात करें तो धरातल पे परिवर्तन कर देता है पूरा पूरा, इमारतें गिर जाती है, सुनामी आ जाती है, विभिन्न प्रकार की ये आपदाएं अगर हम कहें तो प्राकृतिक आपदा के रूप में भूकंप के द्वारा ये चीज़ें देखने को मिलती है। बाकी जो ज्वालामुखी और इससे निर्मित स्थलाकृतियाँ हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। थैंक यू।